किसी भी देश के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है उसकी स्कूली शिक्षा, जो तय करती है कि देश आगे किस दिशा में जाएगा। यही वजह है कि हर देश में छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। भारत में स्कूली छात्रों के पाठ्यक्रम को तैयार करने वाली सबसे बड़ी संस्था है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT। अब अगर आप छात्र हैं या छात्र रह चुके हैं इस देश में तो यह नाम तो आपको मालूम ही होगा, इसकी किताबें। NCERT आजकल सुर्खियों में है क्योंकि उसने स्कूली छात्रों के कई विषयों के पाठ्यक्रम में काफी बदलाव किए हैं और कई पाठ पूरे ही हटा दिए। वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि इससे पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, बदलाव होता रहा है पाठ्यक्रम में। लेकिन क्या बदलाव इस बार हुआ है उसको बहुत डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत बारीकी से बात को नहीं जानेंगे तो फिर आप सिर्फ राजनीतिक बयान सुनेंगे और उस पर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया बनाएंगे। तो यह बहुत जरूरी है अभी जान लेना कि 12वीं के कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से चैप्टर हटे हैं, 11वीं के कौन कौन से सब्जेक्ट्स में चैप्टर हटे हैं। ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे कि क्या बचा और क्या हटा या क्या छटा। आइए शुरू करते हैं। तो NCERT का पाठ्यक्रम जो बदला है उसमें 12वीं में इतिहास में पूरा अध्याय जो हटा है, जरा फुल फ्रेम जाते हैं ताकि आपको दिख जाए। स्कूली किताब की याद आ गई होगी आप लोगों को भी ये सब देख करके। शासक मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं सदी, यानी कि किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स 16th एंड 17th सेंचुरीज, जो मुगल राज था उसके ये बहुत 2 बड़े दशक थे। ये चैप्टर्स अभी हटा दिए गए हैं। अपनी राय आप खुद बनाइए, आप पर मैं कोई राय थोपूंगा नहीं। अगला चैप्टर औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना यानी कि कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, चैप्टर आउट। विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, चैप्टर आउट। 12वीं के राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से पूरे अध्याय हटे हैं वो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पूरा पृष्ठ ये हट गया है। संभवतः ये कांग्रेस के बारे में बात है क्योंकि आजादी के बाद एक दल जो बड़ा बन के उभरा था वो कांग्रेस पार्टी थी। जन आंदोलनों का उदय यानी कि राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, ये भी हट गया है। इसमें क्या क्या हुआ करता था किताब में, चिपको मूवमेंट, दलित पैंथर्स, BKU, ये सारी चीजें जो हैं ये अब हट गई हैं। शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा, आप जानते हैं आज फिर अमेरिका और रशिया के बीच में एक लड़ाई सा माहौल है, ये हम देख ही रहे हैं। लेकिन ये कोल्ड वॉर हुआ करता था USSR और अमेरिका के बीच में। तो अगर आपको एक पर्सपेक्टिव समझना होता तो वो छात्र इस चैप्टर में समझ सकते थे, वो चैप्टर लेकिन अब नहीं। उसका तर्क भी दिया है NCERT के जो प्रमुख हैं उन्होंने, वो बाद में आएंगे उसमें। अगला, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, US हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये चैप्टर हट गया है। अगली बात करते हैं 12वीं की जीव विज्ञान, कौन कौन सा पूरा अध्याय हटा है आपको वो बता देते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये पूरा चैप्टर आउट, यानी कि जीवों में जनन किस तरीके से होता है, ये 12वीं के पाठ्यक्रम में अब नहीं होगा। पर्यावरण के मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये नहीं होगा। 12वीं की रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की किताब में से क्या हटा, द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, ये हट गया है। इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर्स हटे हैं। 12वीं की अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी की किताब में से क्या हटा है वो आपको बता दें। माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम, क्यों लोग प्रवास करते हैं, वो चैप्टर नहीं। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बाहर हो गया। निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये बाहर हो गया। अब एक नजर डालते हैं NCERT ने 11वीं के पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव किए हैं। 11वीं के इतिहास में यानी कि 11वीं की किताब में जो हिस्ट्री है उसमें क्या क्या चीज आउट हो गई। तो समय की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ टाइम, ये इसमें क्या होता है
इसमें आप मानव विकास समझ सकते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन, ये पूरा चैप्टर समझाता था। बीसी और एडी का फर्क आप जानते ही होंगे, ये सारी चीजें। इसके बाद द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, इस्लाम का उदय और विस्तार, ये आउट हो गया है। कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर, संस्कृतियों का टकराव, ये आउट हो गया है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में जो हुआ था वो अब नहीं पढ़ाया जाएगा। 11वीं में राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज बाहर गई है? शांति बाहर चली गई, पीस, विकास बाहर चला गया। 11वीं का जीव विज्ञान, इसमें कौन कौन से पूरे अध्याय हटे हैं आपको वो बता दें। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि खनिज पोषण, पाचन एवं अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, ये चला गया है। केमिस्ट्री में क्या क्या हटा है, जैसे कि हमने आपको बताया, हम बहुत डिटेल में जाकर के आपको बता रहे हैं, वरना आप नेताओं की बात सुनेंगे और उसी पर अपना मत बनाएंगे। 11वीं में रसायन शास्त्र में पूरा अध्याय हटा है, कौन सा? स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि गैस, लिक्विड, ये सब चीजें जो आप सीखते थे अब नहीं सीख पाएंगे। हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन कार पर इतना जोर है लेकिन हाइड्रोजन वाला चैप्टर अभी नहीं हुआ। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि पर्यावरणीय रसायन, इस पर चैप्टर नहीं हुआ। 11वीं के इकोनॉमिक्स में क्या क्या हटा है? गरीबी का चैप्टर हट गया है भाई, गरीबी जो है उसका अब उस पर पढ़ाई नहीं होगी, जिसे निर्धनता कहते हैं। आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका चैप्टर भी बाहर हो गया। अच्छा, इसके अलावा हिंदी साहित्य में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि फिराक गोरखपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और विष्णु खरे की किताबें, ये कविताएं जो हैं वो हटा दी गई। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी एनसीईआरटी की तर्ज पर अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं। खास तौर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तक मुगल काल को हटा दिया गया है। इन बदलावों पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, और वो तो आनी लाजमी थी। इसी वजह से वो उन प्रतिक्रियाओं से पहले हमने आपको बता दिया कि भाई किस चीज पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप पहले वो जान लीजिए और फिर अपना मत बना लीजिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना का एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उधर बीजेपी नेता इन बदलावों से खुश नजर आ रहे। आइए सुनते हैं। एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है। चीन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, फैक्ट्स को छुपाया जाता है और वीक रिस्पांस है। 3 चीजों की वजह से चीनी हरकत कर रहा है। अब आप बोलिए क्या हमारा रिस्पांस है? कुछ नहीं है, हम नहीं माने। अरे क्या आपके देश के इलाकों का नाम मिटा रहा है, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है, मगर आप तारीख मिटाएंगे। 1650 में, 1640 में, सन 57 में क्या हुआ था। अरे भाई ये देखो, आप सत्ता में है, ये क्या हो रहा है? जो अच्छी चीजें देश की पढ़ाई जानी चाहिए थी पहले से, वो नहीं पढ़ाई जा रही, उससे छिपाया गया, सच को छिपाया गया, झूठ को पढ़ाया गया। आज सच को पढ़ाने की तैयारी है, उसका वेलकम। एनसीईआरटी ने जो बदलाव किए हैं उनकी जरूरत क्यों पड़ी, अब आइए ये जानना बहुत जरूरी है। जो बदलाव हुआ वो हमने बता दिया, बिना लाग लपेट, बिना राजनीति के। अब आप सब जानते हैं कि क्या क्या हटा है, क्या क्या बचा है। अब ये क्यों हुआ, एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, उनसे हमने बात की। आइए सुनते हैं। कोविड-19 हुआ था और कोविड-19 के बाद सबको पता है कि किस प्रकार मेंटल ट्रॉमा में हमारे बच्चे और खुद पेरेंट्स और पूरा देश था। कोविड-19 पेंडेमिक था बहुत बड़ा, जिसने कि जनजीवन को झकझोर दिया था। तो ऐसी स्थिति में हर तरफ से ये प्रयास किया गया कि इससे उभरा जाए, और इसको उबारने की स्थिति में बच्चों को उबारना जरूरी था। हमें पता है कि स्कूल बंद रहे, क्लासेज नहीं चली, लर्निंग लॉस हुआ, टाइम का भी लॉस हुआ। तो उसको पूरा करने के लिए हर तरफ से ये व्यू बना कि हम कंटेंट लोड टेक्स्ट बुक का कम करें। तो पिछले गत वर्ष जो है ये कंटेंट लोड कम करने के लिए एनसीईआरटी ने तमाम विशेषज्ञों की समितियां बनाई और हर विषय में बनाई। जितने भी विषय हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, सबके बारे में
अलग अलग एक्सपर्ट्स कमिटीज़ बनी और उन्होंने टेक्स्ट बुक को देखा और ये महसूस किया कि अगर कहीं भी कोई कंटेंट लोड कम किया जा सकता है टेक्स्ट बुक का तो करना चाहिए। तो जहाँ उनको लगा कि किसी एक क्लास में किसी विषय पर बात हो चुकी है तो उसको दूसरी क्लास में नहीं पढ़ाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों को कंटेंट लोड कम करना था तो ये रेशनल तरीका था। तो उन्होंने बुक्स को रेशनलाइजेशन का प्रोसेस वो हुआ और उसमें वही चैप्टर उन पुस्तकों से हटाए गए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे बच्चों ने पढ़े थे। यानी जो मुगल इतिहास जो चैप्टर है उसको हटाने की बात इसलिए हुई क्योंकि वो पहले पढ़ाया जा चुका है। ऐसा है कि आप मुगल इतिहास की बात क्यों करते हैं या कोई भी क्यों करता है? हमने विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी सभी विषयों में किया। निराला जी की कविता हटाई गई। सभी में ये पैमाना था कि जहाँ पर कोई भी कंटेंट लोड लग रहा है कि रिपीट हो रहा है उसको एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है। कोई एनसीईआरटी का अपना व्यू पॉइंट नहीं होता है। एनसीईआरटी तो एक प्रोसेस रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करती है, जब जरूरत पड़ती है टेक्स्ट बुक की करती रहती है। टेक्स्ट बुक का रेशनलाइजेशन होता रहता है क्योंकि आप जानते हैं कि नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ें रिडंडेंट हो जाती हैं कई बार। तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस इज अ नॉर्मल प्रोसेस। कोई इसमें अलग से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि किसी को जानबूझ के हटाना है या नहीं हटाना। तो ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल सिचुएशन थी, पेंडेमिक की सिचुएशन। उससे समाज को उबारना था, बच्चों को उबारना था। तो सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ। टेक्स्ट बुक में ये सिफारिश नहीं की गई कि ठीक है इन चैप्टर्स को अगर हटा दें तो कोई नुकसान, लर्निंग लॉस बच्चों का जो है नहीं होने वाला। आप सब जानते हैं 3 महीने तक प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी में पूरी तरह से पूरे देश को विश्वास में लिया गया और सभी को बताया गया और ये सब लोग इससे सहमत थे कि ये जो हुआ ठीक हुआ। अब लोग दोबारा इसको उठा रहे हैं तो ठीक है, उनको पता होगा क्यों उठा रहे हैं। वो प्रश्न हमसे पूछने का कोई मतलब है नहीं। देश जो है 21वीं शताब्दी में आ गया तो हम ये कहेंगे कि पुरानी किताबें हम पढ़ाते रहेंगे। समाज की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। जब ये महसूस किया जाता है कि ठीक है अब इसमें हमें आगे और चीज़ें जोड़नी हैं जो विकास के हिसाब से या वैश्विक परिदृश्य और जो विज्ञान का विकास हो रहा है या जो भी शोध हो रही हैं वो शोधों को ध्यान में रखते हुए जब भी महसूस किया जाता है तो उसमें शोध और जो तमाम चीज़ें आती हैं, इनपुट आते हैं, उसके आधार पर जब लगता है कि ये चेंज होना है। तो पिछली बार तो पैंडेमिक का था ना, इस वजह से पिछली बार तो ये बहुत बड़ी देश की जिम्मेदारी थी। और जो ये लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, हम सबका दायित्व नहीं है कि हम बच्चों की इस परेशानी को समझते और उनको उबारते इस परेशानी। तो ये आपने सकलानी जी का, प्रोफेसर सकलानी का जो तर्क है वो आपने सुन लिया। अपना मत खुद बनाइए और आइए 2 इतिहासकारों से बात करते हैं वो इस बदलाव को किस तरीके से देखते हैं। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी हमारे साथ हैं, इतिहासकार, और प्रोफेसर कपिल कुमार, आप भी इतिहासकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मुखर्जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बदलाव हुआ है और अभी जो हम ये जो बहस कर रहे हैं ये हम और सब्जेक्ट्स नहीं, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मैं मानता हूं आपने बहुत बारीकी से देख लिया होगा कि क्या क्या चीजें हटी हैं, छटी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि ये रैशनलाइजेशन है, बर्डन कम करने का प्रयास है। देखिए, जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने कहा काश वो सच होता, परंतु अगर आप ये इसका पैटर्न देखें कि क्या हटाया जा रहा है और क्यों हटाया जा रहा है, क्यों सिर्फ मुगल पीरियड हट रहा है, क्यों डेमोक्रेसी, पीस, एनवायरनमेंट, ये सारे क्यों हटाए जा रहे हैं, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। और कोई नई बात नहीं, इसकी क्रोनोलॉजी काफी पुरानी है। जब भी इस सोच के लोग दक्षिणपंथी सांप्रदायिकतावाद, हिंदू सांप्रदायिकतावाद को फैलाने वाले लोग जब भी पावर के पास आए हैं तभी भी उन्होंने कोशिश किया है कि हिस्ट्री में कुछ चेंजेस लाई जाएं। पहली बारी आए थे जब वो जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गए थे, तब उन्होंने शुरू किया था कि ये सारे एनसीईआरटी की किताबें जो टॉलेस्ट ऑफ इंडियन स्कॉलर्स ने लिखे थे, लाइक रोमिला थापर, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, आर.एस. शर्मा, उनको हटा दिया जाए। उस वक्त माहौल देश का कुछ और था, नहीं हो पाया। फिर एनडीए 1 ने कोशिश करी डिलीशंस करो हिस्ट्री में से, जहां पे आर.एस. शर्मा के सेक्शंस हैं, जहां पे उन्होंने दलित की बात करी, अनटचेबिलिटी की बात करी, कहता ये हटाओ, इससे भारतीय राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचता है। अब 2019 के बाद 2-3 कमेटियां बन गई। उसमें एक तो ये पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर, जिसके डायरेक्टर जो हैं वो बीजेपी के ई गवर्निंग सेल के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी। फिर
आरएसएस की आइडियोलॉग सहस्त्रबुद्धे साहब ने 2021 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने रिपोर्ट दी, जिन्होंने सबने यही कहा कि भाई एक पॉलिटिकल रीजनिंग दी उन्होंने मेरे हिसाब से, जिसके लिए कि चेंजेस आने चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्कॉक्टेड हिस्ट्री है ये पुराना, इसको बदल के अब रियल हिस्ट्री आनी चाहिए। और अगर आप जब देखें, जब ये चेंजेस आई तो उसके नतीजे में क्या, ये चेंजेस तो पहले, अब तो यूपी सरकार ने की है, ये 2022 में चेंजेस आई थी जो एनसीईआरटी के इन्होंने किया था। आते ही आपको क्या 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 रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, मैं आपको 2-3 रिस्पॉन्सेज बता दूं। एक तो जो रिस्पॉन्स आपने देखा ही होगा कपिल मिश्रा जी का है, जहां उन्होंने कहा है कि ये जब ये सारे चोर, पॉकेट मार, 2 पैसे के सड़क छाप लोग, 2 पेनी रोड रेडर्स, जो कि मुगल सल्तनत के एम्परर कहलाते थे, जैसे कि अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको हिस्ट्री बुक में नहीं, इनको डस्टबिन में होना चाहिए। तो ये एक क्लियर थिंकिंग है इसके पीछे, ये एक्सीडेंटल नहीं है कि चलिए लोड ज्यादा हो रहा है तो कुछ कम कर देते हैं। आपके हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा ये 27 दिसंबर 2022 में, ये एनसीईआरटी का जब ये चेंजेस हुए उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने कहा that there is this concocted history which needs to be changed. उन्होंने कहा on the one hand there was terrorism and on the other spiritualism. On the one hand there was the mighty Mughal Sultanate blinded by religious fanaticism. On the other hand there were the gurus gleaming with knowledge and living by ancient principles of India. So there is a mentality that whatever happened in the medieval period was bad and it should be taken away. दिस इज व्हाट, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इतिहास का एक वेपनाइजेशन हो रहा है इस वक्त, उसका राजनीतिक अस्त्र बनाया जा रहा है, जिससे कि एक कम्युनिटी को आप एक तो उसका दैत्यकरण करें, डिमोनाइज करें और उसको इरेज कर दें हिस्ट्री में से। और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लेसन यह है कि जब भी किसी कम्युनिटी को इरेज करने की कोशिश करी गई है, नाम बदल के, हिस्ट्री में से निकाल के, उनको डिमोनाइज करके, इट हैज बीन फॉलोड बाय अ जेनोसाइड। ये टर्की में देखा गया जो उन्होंने आर्मेनियंस के साथ किया, ये हम भी देख रहे हैं। जेनोसाइड के कॉल्स तो अब आम लगने लग गए हैं, यूपी में तो लग ही रहे हैं, बाकी देश में भी लगने लग गए हैं। तो ये सब ये पॉलिटिक्स है, ये हिस्ट्री नहीं है। अगर हिस्ट्री आप इतिहासकारों पे छोड़ देते जैसे कि कपिल कुमार जी हैं और दूसरे हिस्टोरियंस हैं तो बात अलग होती, पर वो हिस्टोरियंस नहीं ना, पॉलिटिशियंस आपको बता रहे हैं कि हिस्ट्री क्या होनी चाहिए, क्या कॉन्कॉक्टेड है, क्या नहीं है। तो प्रोफेसर मुखर्जी ने, जी प्रोफेसर मुखर्जी का ये कहना है प्रोफेसर कुमार कि ये हिस्ट्री नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये राजनीति है। आपका मत? खैर मैं अपने दोस्त आदित्य से ये बात कहूंगा कि मुझको ये बताइए कि सन 47 के बाद या उससे पहले भी जो इतिहास लिखा गया, कौन सा इतिहास ऐसा था जो आइडियोलॉजी और राजनीति से प्रेरित नहीं था? और उसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत की सेना में वापस नहीं लिया गया, माउंटबेटन और ऑखिनले के कहने पे। किसी किताब में वो नहीं लिखा गया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 93 लोग मैंने आइडेंटिफाई किए जिन्हें नेताजी ने तगमाए भारत, तगमाए शत्रुनाश, जो परमवीर चक्र और वीर चक्र जैसे वो दिए हैं मेडल्स उनकी ब्रेवरी के लिए, वो किसी किताब में नहीं लिखा गया, बल्कि उल्टे आज भी इन किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि विक्टोरिया क्रॉस मिला और आयरन क्रॉस मिला। दूसरी तरफ मुझे एक बात बताइए, ये जो कोर्स डाला गया अमेरिकन एक्सपेंशनिज्म, बड़ी अच्छी बात है, डाला गया, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन चाइनीज एक्सपेंशनिज्म क्यों नहीं डाला गया? क्या चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा मनी लेंडर नहीं है? क्या चाइना ने दुनिया की लैंड से सर्फ नहीं की है? क्या चाइना वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा है? लेकिन उसके चेयरमैन उस समय हिस्ट्री वाले और वो बनाने वाले क्योंकि नक्सलाइट विचारधारा से रखते थे, तो चाइना क्यों आ जाएगी उसके अंदर? दूसरी बात आती है, देखिए अगर इतिहास को इतिहास के तरीके से रखा गया होता, मैं सहमत हूं आदित्य की बात से कि इतिहास को इतिहासकारों पे छोड़ दो, लेकिन अब मान लीजिए किसी काल के अंदर कोई बर्बरता हुई, तो अगर हम ये मान लें कि भाई ठीक है उस काल में यह बर्बरता हुई थी, आज हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो बात आगे बढ़ती है। लेकिन अगर हम उस बर्बरता को छुपाएं
हम ये कहें कि अकबर ने चित्तौड़ तो जीत लिया था, लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंदर जो 40,000 नागरिक मारे थे उसको हम छुपा जाएं इतिहास के अंदर, तो रिएक्शन होगा और उस पर राजनीति बढ़ेगी पूरे उसके ऊपर। इसलिए क्या यह एक सच नहीं है कि सन 71 के बाद से सीपीआई ने देश के अंदर पूरे एकेडमिक स्ट्रक्चर को कैप्चर किया? और आदित्य, तुम तो जानते हो मैं 21 साल पार्टी के अंदर रहा हूं, मुझे अंदर की बाहर की सारी बातें मालूम है। मैं नहीं जानता कि क्या इंट्रिग्स होती थी, किस तरीके से अपॉइंटमेंट कराए जाते थे, किस तरीके से दूसरी किसी आइडियोलॉजी के आदमी को एकेडमिक उसमें घुसने नहीं दिया जाता अल्लाह लेक्चरर के जॉब के ऊपर। इसलिए मेरा यह मानना है कि आरोप और प्रत्यारोप लगाने छोड़ दे चीजों उनकी। मेरे आज ही एक साहब डिबेट कर रहे थे कि अकबर ने जजिया हटा दिया था। मैंने कहा बिल्कुल हटा दिया था, पर यह तो बताइए कि औरंगजेब ने भी लगा दिया था। और एक मैं आपको और इंस्टांस दे दूं, अभी एक डिबेट के अंदर जानते हैं आदित्य, नदीम है आजकल हेड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, 1 घंटे वो मेरे साथ डिबेट में थे कि ज्ञानवापी और ये मथुरा के मंदिर नहीं तोड़े गए और मस्जिद यहां पे ऐसे नहीं बनाई गई। जब मैंने एक के बाद एक एग्जाम्पल देने शुरू किया और मानूची दिया और बर्नियर दिया जो कि इंडियन एग्जाम्पल नहीं थे, 2 दिन बाद प्रोफेसर इरफान हबीब को आके टेलीविजन पे कहना पड़ा कि हां मैं मानता हूं कि औरंगजेब ने ये दोनों तोड़े थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज अब इनको तोड़ दे। मैं उनकी ऑनेस्टी की तारीफ करूंगा कि इरफान हबीब ने माना तो सही है कि ये तोड़े गए थे। तो इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करिए, उनको फिर आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए। ठीक है, मैं प्रोफेसर मुखर्जी के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। प्रोफेसर मुखर्जी, देखिए ये चीज बहुत सारे इतिहासकारों से जब हमने बात की तो उनका यह कहना है कि हिस्ट्री एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। आप हिस्ट्री मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार लिख उठी तो फिर वो वैसी, वो किसी ने एक कहानी लिखा है, एक वर्जन है हमारे पास्ट का, और वो रिविजिट किया जा सकता है बशर्ते वो सटीक हो, वो प्रक्रिया निष्पक्ष हो, और फिर वो पाठ्यक्रम में छात्रों को पढ़ाई जाए। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिस्टोरियन का काम कोई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना नहीं है। उनको हिस्ट्री लिखना उनका काम है, जिसमें सारे पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए। जिसके आप विरुद्ध बोल रहे हैं उसको भी पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताइए, और जो अपना पर्सपेक्टिव वो भी बताइए। और जैसे कपिल ने कहा कि तो बिल्कुल ठीक बात है कि आइडियोलॉजी लेस कोई हिस्ट्री नहीं होती है। हिस्टोरियन जो भी आता है वो कोई एक आइडियोलॉजी लेके आता है। प्रश्न ये है कि कौन सी आइडियोलॉजी लेके आप आ रहे हैं। जब जवाहरलाल नेहरू इंडिया की हिस्ट्री लिख रहे हैं, वो कौन सी आइडियोलॉजी लेके आ रहे हैं, वो क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो सेक्युलरिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो विविधता के साथ रहने की जो प्रक्रिया है उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक दूसरी आइडियोलॉजी लेके भी आ सकते हैं, जिसको आप ड्रेन इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट कह सकते हो कि कहां किसने कब कितने गले काटे, आप उसको फैलाइए, तो फिर वो दूसरी किस्म की आइडियोलॉजी हो जाती है ना। अगर आपका पर्सपेक्टिव एक साइंटिफिक, सेक्युलर, प्रोग्रेसिव हो तो आप एक किस्म की हिस्ट्री लिखोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपका पर्सपेक्टिव हेट मॉन्गरिंग हो, एक कम्युनिटी को एकदम उसको एज आई सेड उसकी डिमोनाइजेशन हो, तो आप दूसरी किस्म की हिस्ट्री लिखेंगे। तो आप अकबर ने कौन से टेंपल तोड़े वो बताएंगे, आप उसमें उस हिस्ट्री में जो है, जो दूसरी साइड है अमीर खुसरो, वो नहीं उसमें शामिल होंगे, जिनकी कविताएं आज तक 700 साल बाद सारे हिंदी बेल्ट में सब गा रहे हैं, है ना। तो हिस्ट्री में तो सारा कुछ है ना, तो आप उसमें से क्या चुनते हैं उसी की बात हो रही है, क्या ड्रॉप करते हैं। आपने ये सवाल उठाया कि मुगल हिस्ट्री क्यों ड्रॉप करी जा रही है। अगर आप सारे मिडिवल पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड इस समय के 2 सेंचुरी को उड़ा दें, तो आप अपने जो विद्यार्थी आपके जो निकलेंगे आगे, वो क्या सीख के निकलेंगे? उसमें जो सारा जो एक एवोल्यूशन ऑफ एक मल्टीकल्चरलिज्म था उस पीरियड का, वो भी साथ में गायब हो जाएगा। उसमें कबीर भी गायब हो जाएंगे, उसमें गुरु नानक भी गायब हो जाएंगे, उसमें ये सारा जो ट्रेडिशन है जिसके ऊपर आज का द आइडिया ऑफ इंडिया तैयार किया गया था, वही गायब हो जाएगा। ये भी गायब हो जाएगा कि जो 1857 की जब म्यूटिनी होती है, तो ये सारे सोल्जर्स इंक्लूडिंग द ब्राह्मण सोल्जर्स किसको राजा बनाना चाहते हैं? मुगल एम्परर को। क्यों? अगर आप उसको पढ़ोगे ही नहीं तो आप समझोगे भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर
ये कि बिल्कुल एक सोने से लिपटा हुआ एक पीरियड है, उसमें कोई खराबियां नहीं, हो ही नहीं सकता। मिडिवल पीरियड की जो बर्बरता है वो दोनों साइड में है, हिंदुओं में भी है, मुस्लिम्स में भी है, बुद्धिस्ट में भी है। कितने हिंदू राजाओं ने दूसरे रिलीजन के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किए हैं, वो भी है कि नहीं? कैसे एक सेक्ट ने दूसरे सेक्ट, वैष्णवाइज ने शैवाइट्स के पे कैसे अटैक किया, वो भी है। उसमें दलित भी हैं, अत्याचार भी है, तो वो भी होना चाहिए ना। तो उसको मैं कब कह रहा हूं कि वो सफाया कर दो। ये हिस्ट्री लिख दो जिसमें कि जूस की किलिंग ही ना हो, भारत की हिस्ट्री लिख दो जिसमें दलित ही ना हो। प्रोफेसर कुमार, मैं आप कुछ कहना चाहते थे? कि जी, पहली बात तो मैं आदित्य जी को याद दिला दूं कि जी हां, भारत की ऐसी हिस्ट्री लिखी गई है जिसमें दलित को गायब कर दिया गया है। पूरे मिडिवल पीरियड के अंदर, जिसे आप मुगल पीरियड कहते हैं, मुझे एक हिस्टोरिकल रिसर्च दिखा दीजिए अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर और प्रोग्रेसिव कहने वाली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की, जिन्होंने मुगल पीरियड के अंदर दलित की क्या कंडीशन थी उस पर एक शोध कराई हो। एक दिखा दीजिए। दूसरा, यह क्या सेकुलरिज्म है कि एक के ऊपर तो बर्बरता आप दिखाएंगे, दूसरे पे आप बर्बरता नहीं दिखाएंगे? क्या यह सेकुलरिज्म है कि 1947 में विभाजन हो जाने के बाद भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे दस्तखत करते हैं और फिर पाकिस्तान चला जाते हैं, और उस इतिहास का हमारे किसी इतिहास में जिक्र नहीं होगा क्योंकि हम सेकुलर हैं? क्या यह सेकुलरिज्म है कि 15 अगस्त के दिन हम उस माउंटबेटन को, जो अंग्रेजों का आखिरी रिप्रेजेंटेटिव है, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 170 साल तक शोषण किया, नरसंहार किए, उसको अब अपना पहला गवर्नर जनरल बनाकर के और पंडित माउंटबेटन की, नेहरू की जय के नारे लगवाएं उस दिन पार्लियामेंट के अंदर, जो सो कॉल्ड पार्लियामेंट है हमारी, उसके अंदर? माफ कीजिए, इसलिए यह कहना बहुत आसान हो जाता है कि सेकुलर और सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब है ब्रेक विद रिलीजन, स्टेट का रिलीजन से ब्रेक, ना कि अपीजिंग ऑफ एनी रिलीजन, चाहे वो कोई भी पार्टी किसी का भी करती है। लेकिन देखिए प्रोफेसर कुमार, बहुत ही रोचक चर्चा है और मेरा मन कर रहा है इसको आगे भी बढ़ाई जाए, लेकिन समय नहीं है क्योंकि एक और खबर भी करनी है। लेकिन यही चीज पलट करके इतिहासकार और लोग जो इस फैसले के विरुद्ध हैं वो यही बोल सकते हैं कि स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी जो हो रहा है, जो कटनी छटनी हो रही है, उसका भी रिलीजन इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी बात कही नहीं होना चाहिए। और देखिए, यही नहीं, स्टेट का रिलीजन से टोटल बाइकआउट होना चाहिए अगर हम सेकुलर हैं तो। या सेकुलर शब्द हटा दीजिए, आप ये कहिए कि हमारे वो सर्वधर्म संभव हैं, हम हर रिलीजन को सपोर्ट करेंगे, बात खत्म हो गई। फिर सेकुलर शब्द हटा दीजिए, क्योंकि सेकुलर शब्द का जो उद्भव है, और दो मीनिंग सेकुलर के नहीं हो सकते, कि यूरोप में सेकुलरिज्म का कुछ और मीनिंग होगा तो और यहां पे कुछ और मीनिंग होगा। मुखर्जी और प्रोफेसर कुमार, अच्छा लगा, रोचक था, ये चर्चा बहुत रोचक थी, अलग अलग व्यू पॉइंट्स पता चले। लेकिन अब इतिहास की किताबों में बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, हम इंतजार करेंगे ये जानने के लिए कि उसके बदले क्या होगा, क्योंकि अभी ये बताया गया है कि बोझ कम किया गया है, तो कुछ ऐड नहीं किया गया है, बस घटा लिया गया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।